स्टडी 24 क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को जानने और समझने के लिए सबसे पहले उसकी परिभाषा को जानना और समझना ज़रूरी है। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स की परिभाषाओं के बारे में ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक क्रिया की। आर्थिक क्रिया क्या होती है? उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती है? असीमित होती हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो साधन है वो क्या है? सीमित होते हैं। तो जब इनका अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया कहलाती है आर्थिक क्रिया। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र सीमित साधनों, असीमित आवश्यकताओं, वैकल्पिक प्रयोगों तथा विशेष प्रयोग के चुनाव का अध्ययन करता है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, साधन क्या है, सीमित मात्रा में है, और मानवीय आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित है। असीमित होने का मतलब ये है कि मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? बनी रहती है। साधनों का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? वैकल्पिक होता है। वैकल्पिक होने का मतलब ये है कि एक साधन को कई जगह प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन हमें उसका चुनाव करना पड़ता है कि किस वस्तु के निर्माण में या कहाँ पर कौन सा हमारे पास क्या है कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उस साधन के प्रयोग के लिए। तो इसका जब अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है कि साधनों के सीमित और आवश्यकताओं के असीमित होने के कारण ही आर्थिक समस्या पैदा होती है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं या ये हैं। वो कौन से हैं? मानवीय आवश्यकताओं का असीमित होना, साधनों का सीमित होना, और तीसरा जो है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। उसके बाद जो है अर्थशास्त्र की हम परिभाषाएं जानेंगे, समझेंगे कौन कौन सी हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी है, जिसे हम जानते हैं धन संबंधी परिभाषा, वेल्थ डेफिनेशन। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1776 में। तो 1776 में जब एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक लिखी थी तो उसमें जो परिभाषा दी थी वो क्या थी? अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। अब यहाँ पे धन जो है उसे एडम स्मिथ का मीनिंग क्या है? एडम स्मिथ धन किस अर्थ में लेते हैं? धन से अभिप्राय है भौतिक वस्तुओं से। भौतिक वस्तुएं क्या हैं कि जो एक उपभोक्ता अपने उपभोग के लिए क्या करता है? प्रयोग करता है। तो उसे एडम स्मिथ ने क्या माना है? धन माना है। इसी कारण से क्या है कि इस परिभाषा की आलोचना हुई है, और इस परिभाषा की आलोचना कार्लाइल, रस्किन और मॉरिस ने की है। आलोचना किस प्रकार की है कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दोषपूर्ण है। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के कल्याण के स्थान पर केवल धन का अध्ययन किया जाता है। कार्लाइल, रस्किन, मॉरिस आदि लेखकों या अर्थशास्त्रियों ने धन संबंधी परिभाषा के कारण ही इसकी आलोचना की है, और उन्होंने इसे दुखदायी विज्ञान कहकर इसकी निंदा की है। उसके बाद हम बात करते हैं भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, जो कि मार्शल द्वारा दी गई थी, जिसे हम बोलते हैं मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग से है। अब यहाँ पे मार्शल ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र की ये परिभाषा है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन करता है, और व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य के उस भाग का अध्ययन करता है
जिसका घनिष्ठ संबंध प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका प्रयोग करने से है। लेकिन क्या है कि मार्शल की जो परिभाषा थी उसका क्या है कि उसकी भी क्या है कि आलोचना की गई है। रॉबिन्स द्वारा इसकी आलोचना की गई है। रॉबिन्स ने इसकी आलोचना किस प्रकार की है, इस परिभाषा की आलोचना किस प्रकार की है? जैसे रॉबिन्स के अनुसार जो है फर्स्ट जो रीजन रहा है इस परिभाषा को क्रिटिसाइज करने का या आलोचना करने का, वो है कि अर्थशास्त्र में सभी मनुष्यों के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह समाज में रहते हो या फिर वो एकांत में अलग से रहते हो। तो उनकी भी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, एकांत में रहने वाले व्यक्ति की भी आर्थिक क्रियाओं का अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जो मार्शल ने अपनी परिभाषा में नहीं लिया है। उसके बाद जो दूसरा कारण रॉबिन्स ने दिया है कि मार्शल की परिभाषा क्यों सही नहीं है, उसका जो दूसरा कारण है वो है अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के सीमित साधनों संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह भौतिक हो या फिर अभौतिक हो। लेकिन मार्शल ने तो सिर्फ अपनी परिभाषा में क्या लिया है कि साधन भौतिक होने चाहिए। उसके बाद तीसरा जो कारण है रॉबिन्स द्वारा मार्शल की परिभाषाओं की आलोचना करने का, वो है अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे उनसे कल्याण में वृद्धि होती हो या फिर नहीं होती हो। तो ये 3 कारणों से रॉबिन्स ने मार्शल की परिभाषा की आलोचना की है। उसके बाद जो तीसरी जो परिभाषा है वो हमारे पास है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा क्या है कि रॉबिन्स ने दी है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, और वो कब दी है उन्होंने 1932 में। 1932 के अंदर रॉबिन्स ने परिभाषा दी है अपनी पुस्तक में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में दुर्लभता संबंधी परिभाषा को दिया गया है। दुर्लभता संबंधी परिभाषा में रॉबिन्स ने क्या कहा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्य से संबंध रखने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब यहाँ पे क्या है कि सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा दी है। आगे रॉबिन्स क्या कहता है कि अतः प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों की प्राप्ति के लिए करते हैं। यह साधन न केवल सीमित ही होते हैं अपितु इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वैकल्पिक प्रयोग का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि एक साधन को कई जगह प्रयोग किया जा सकता है, कई वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हमें उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना पड़ता है कि किस वस्तु के निर्माण में या कहाँ उस साधन का सर्वश्रेष्ठ क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं के चुनाव का अध्ययन करता है या अध्ययन है। उसके बाद क्या है कि फ्रेजर अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना की है। वो आलोचना किस प्रकार है, फ्रेजर जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा की आलोचना की है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र को केवल चुनाव या मूल्य निर्धारण का शास्त्र बना दिया गया है। तो रॉबिन्स ने क्या किया कि अर्थशास्त्र को सिर्फ चुनाव का अर्थशास्त्र माना है। तो इस कारण से फ्रेजर ने उसके द्वारा दी गई परिभाषा को क्या किया, उसकी आलोचना की है। इसका मनुष्य के कल्याण तथा उसकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से कोई संबंध नहीं रखा गया है। तो इस कारण से फ्रेजर ने रॉबिन्स द्वारा दी गई परिभाषा की क्या की है, आलोचना की है, क्योंकि रॉबिन्स ने मनुष्य के कल्याण तथा उसकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने की बात अपनी परिभाषा में नहीं की है। उसके बाद फ्रेजर क्या कहता है कि यह शास्त्र एक व्यवहारिक जटिल परिभाषा है। यानी रॉबिन्स की जो परिभाषा है वो उसे फ्रेजर क्या मानता है, व्यवहारिक और जटिल परिभाषा मानता है। उसके बाद जो परिभाषा की हम बात करेंगे वो परिभाषा है विकास केंद्रित परिभाषा। इसे आधुनिक परिभाषा के रूप में भी जाना जा सकता है, जिसे हम बोल सकते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसके अंदर क्या है कि
जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं सैमुअल्सन, पीटरसन और फर्गुसन आदि द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन, पीटरसन, फर्गुसन आदि के अनुसार अर्थशास्त्र में वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। ये सबसे आधुनिक परिभाषा है। इसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग के संबंध में अपना काम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद क्या है कि इन अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा में मार्शल तथा रॉबिन्स दोनों की परिभाषा को भी क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। उसके बाद क्या है कि नोबेल पुरस्कार विजेता सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से या इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों का मतलब यहाँ पे सीमित साधनों से है, दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं और इन वस्तुओं को वर्तमान तथा भविष्य के उपयोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच में बांटते हैं। यह साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों के लाभों तथा लागतों का क्या करता है, विश्लेषण करता है। तो जो आज की वर्तमान परिभाषा है अर्थशास्त्रों को हम जो वर्तमान परिभाषा के अनुसार जो जान सकते हैं वो है विकास केंद्रित परिभाषा, जो नोबेल पुरस्कार विजेता सैमुअल्सन द्वारा दी गई है। और इस सैमुअल्सन ने अपनी परिभाषा में मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषा को भी शामिल किया है। तो ये था हमारा आज का विषय। आगे हम अर्थशास्त्र में व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्रों के बीच अंतर के बारे में पढ़ेंगे।